दोस्तों आप कितना भी अच्छा साउंड बार या साउंड सिस्टम खरीद कर ले आओ, अगर आपने उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं की तो अच्छी साउंड तो भूल जाओ, बहुत गंदी साउंड भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। जो आपको लगे अरे क्या हो गया ये, मतलब साउंड कैसी एक्सपेक्ट की थी, कैसा हमको बताया गया था और ये निकली कैसी। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि साउंड सिस्टम गलत नहीं होता है, आपकी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा गलत होती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये बोलते मेरे को डीएम कर करके कि सेम सबवूफर जो सेम ब्रांड का है वो मेरे रूम में किसी और तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेरे दोस्त के रूम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। मतलब डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट परफॉर्मेंस, इवन एक रूम में भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आपका जो सबवूफर है, आपका जो साउंड बार सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से आवाज करता है। तो इसलिए दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि सही प्लेसमेंट क्या हो सकती है। इस पे मैं ऑलरेडी 3 साल पहले एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखने की जरूरत भी नहीं है, ये एक फुली अपडेटेड वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर के अकॉर्डिंग, आपके रूम के अकॉर्डिंग बेस्ट लोकेशन आपके सबवूफर की क्या हो सकती है, आपके साउंड बार की क्या हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले साउंड बार और सबवूफर में से किसी एक को चुनना हो तो मैं चुनूंगा सबवूफर को, क्योंकि सबवूफर को प्लेस करना बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है, वो आप इस वीडियो में भी समझ जाओगे। नाउ अब सबवूफर को कहां प्लेस करना है रूम में, इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमको बेस किस तरीके का चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमको अगर बहुत ज्यादा बूमी बूस्टेड या फिर बहुत ज्यादा सिर्फ वॉल्यूम पर फोकस है, क्लैरिटी को रखो साइड में, तो बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, आप सबवूफर को कॉर्नर में ले जाके रख दीजिए, ठीक है, और आप भी खुद कॉर्नर में जाके बैठ जाइए। सबसे ज्यादा बेस का एहसास, सबसे ज्यादा बूमी बेस वही होगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये एक्यूरेट बेस नहीं है, इसको आप ज्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर पाओगे और ये बहुत ही कम समय में आपके सिर में दर्द कर सकता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सबवूफर को बिल्कुल एकदम कोने में रख दो और आप भी खुद जाके कोने में बैठ जाओ। ठीक है, वॉल्यूम सबवूफर की जो बेस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पीक्स आ जाएंगी, लेकिन दोस्तों ये एक्यूरेट नहीं है। हमारा मोटिव होना चाहिए, यानी कि इस वीडियो को बनाने का भी मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो लोकेशन चूज की जाए कि सबवूफर हमको इवन बेस रिस्पॉन्स मिल सके। सपोज दोस्तों हमारे पास जो सबवूफर है वो 20 हर्ट्ज से लेके 150 हर्ट्ज तक जा सकता है। हम ये मान लेते हैं कंपनी ने हमको दिया है 20 हर्ट्ज से 150 हर्ट्ज तक जा सकता है। आपको पता होगा कि हमारे जो कान हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं, उनको कैप्चर कर सकते हैं। ये हमने बचपन में पढ़ा था। इसका क्या मतलब हुआ? 20 हर्ट्ज का दोस्तों सिंपल सा मतलब ये है कि एक सेकंड में आपका जो स्पीकर का कोण है एक बार 20 बार आगे पीछे हो रहा है, तो वो 20 हर्ट्ज उसको बोल सकते हैं। अगर एक सेकंड में 20,000 बार हो रहा है, एक सेकंड में 20,000 बार, जो कि ट्यूटर्स होते हैं तो उनको 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं, और ऐसी करके सारी फ्रीक्वेंसीज नापी जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि एयर के मॉलिक्यूल्स को एक कंप्रेस डीकंप्रेस एयर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, जिससे हमें आवाज जो मतलब साउंड है प्रोड्यूस होती है। तो कहने का मतलब है, अभी हम एक सबवूफर मान लेते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से लेके 150 हर्ट्ज तक जा रहा है, 20 टू 150, और ये हमें कंपनी ने, ऐसा हम इस वीडियो के एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि वो हमें कंपनी ने बिल्कुल फ्लैट दिया है। फ्लैट का मतलब दोस्तों 20 से लेकर 150 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसीज है सेम लाउडनेस पे प्रोड्यूस हो रही हैं। अब अगर हम इस सबवूफर को रूम में रख के प्ले करते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को, 20 को, 21 को, 22, 23, 50 और 150 को, तो जैसा हम कंपनी ने बना के दिया है वैसा हमको साउंड मिलेगी, यानी कि एकदम फ्लैट, एकदम एक्यूरेट? जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर रूम का खुद का एक इक्वलाइजर होता है। जैसे आपके फ़ोन में इक्वलाइजर होता है ना, जिससे आप आवाज़ को ऊपर नीचे करते हो, बेस ट्रैवल और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को ऊपर नीचे छेड़ते हो, वैसे ही हर रूम का खुद का एक इक्वलाइजर होता है जो आपके सबवूफर के खुद के इक्वलाइजर के ऊपर ओवरलैप करता है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया फ्लैट का, अभी एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि फ्लैट तो दोस्तों बहुत ही हायर रेंज में जाने के बाद आपको मिलेगा कि आपको एकदम फ्लैट साउंड सिग्नेचर कर रहा है, वो भी नियर टू फ्लैट होता है। हमारे पास जो सबवूफर्स अक्सर होते हैं वो फ्लैट नहीं होते, बहुत ज़्यादा कलर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पीक्स होती हैं उनमें, तो उनका जो खुद का इक्वलाइजर है प्लस आपके रूम का इक्वलाइजर, तो एक्यूरेट बेस कैसे हुआ? तो हमारा जो मोटिव है इस वीडियो को दोस्तों, एक्यूरेट बेस को नियर टू फ्लैट, मतलब कि जैसा कंपनी ने हमको दिया है उसके थोड़ा सा हम क्लोज जा सके, बेस हमको क्लियर मिल सके, ये आज की वीडियो का बनाने का मोटिव हुआ। अभी इस सबवूफर को जो एक फ्लैट है जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं 20 से जो 150 तक जा रहा है, उसको आप रूम के किसी भी कोने में रख दीजिए और आप खुद कोने में जाके बैठ जाइए ना। दोस्तों अब हम ये मान लेते हैं कि जो बेस को हमने जो कोने में रखा है और जो हम खुद कोने में जाके बैठ रहे हैं, हर रूम के हिसाब से अलग अलग बेस कहीं बूस्ट हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। जैसे कि आप अलग अलग फ्रिक्वेंसी से प्ले करोगे किसी भी फ्रिक्वेंसी जनरेटर ऐप के थ्रू, तो आप देखोगे
कहीं रूम में बेस बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, कहीं एकदम साइलेंट हो गया है। किसी किसी लोकेशन पे, लोकेशन टू लोकेशन पे डिपेंड करता है, और सेम लोकेशन पे कुछ फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा ऊपर है, कोई बहुत ज़्यादा बिल्कुल साइलेंट है। साइलेंट इस कदर हो जाती है कि पता ही नहीं पड़ता कि सब ऊपर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, आप अभी के अभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कोई भी फ्रिक्वेंसी जनरेटर ऐप डालिए, आप 30-40 से स्टार्ट कीजिए, तो कुछ फ्रिक्वेंसीज जो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही हैं वो आपके रूम की वजह से बूस्ट कर रही है, और कुछ बिल्कुल डेड हो गई हैं। आपको ऐसा लगेगा सबवूफर कहीं ऑफ तो नहीं हो गया। तो दोस्तों ऐसा होता क्यों है, इस साइंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। VFM की आप ऑडियंस हो, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि हमारा जो सबवूफर है 20 हर्ट्ज से लेके 150 हर्ट्ज तक जा रहा है। 20 हर्ट्ज का मतलब 20 बार। ओके, तो वो 20 बार एयर को कंप्रेस डिकम्प्रेस कंप्रेस डिकम्प्रेस ऐसे एयर की मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, जो खुद की जो वेवलेंथ होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की एक जो दोस्तों लंबाई होती है, आपने इस फिजिक्स में पढ़ी होगी, वो दोस्तों अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। डीप बेस की मैं बात करूं, जहां बेस की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे कि 20 हर्ट्ज की, 30 हर्ट्ज की, 40 हर्ट्ज की दोस्तों 15 मीटर लंबी, 17 मीटर लंबी, 20 मीटर लंबी। और इस चीज़ को दोस्तों आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो साउंड की स्पीड से। फ्रीक्वेंसी जो भी हो सकती है, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको उसकी लंबाई पता पड़ जाएगी। अब दोस्तों सपोज करो आपका जो रूम है वो 11 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर, इतना लंबा तो है नहीं। तो हो क्या रहा है दोस्तों, हो ये रहा है कि जो भी साउंड वेव्स जाती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। तो वो जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं आपके बेस के थ्रू, आपके सबवूफर के थ्रू, जो बेस की जो वेव्स हैं, वो जब वापस जाती हैं और टकरा के आती हैं, और जो नई वेव्स निकल रही हैं दोस्तों, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। और होता क्या है, या तो दोस्तों पीक्स बनती है, पीक्स का मतलब वो बेस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, या फिर दोस्तों नल्स एंड वॉइड्स बनते हैं, जहाँ पे बेस बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। इनको दोस्तों कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वेव्स बोलते हैं, यानी कि वो वेव्स जो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही हैं और जो बहुत ज़्यादा फिर एकदम खत्म हो जा रही हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं, जो आपके दीवार से टकरा के वापस आ रही हैं और जो आपके सबवूफर से निकल रही हैं, ये आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं। अब ये जो दोस्तों फिनोमेना हो रहा है, यानी कि जो वेव्स बूस्ट हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देती है। गड़बड़ ये कर देती है दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा किसी एक या दो फ्रिक्वेंसीज पे या फिर 3 फ्रिक्वेंसीज पे, यानी कि कहने का मतलब ये है कुछ फ्रिक्वेंसीज पे बेस आपका बूस्ट हो रहा है, कुछ पे साइलेंट हो रहा है, तो बेस में मजा कैसे आएगा, बेस आपको स्मूथ कैसे लगेगा, बेस में एक्यूरेसी कैसे आएगी, बेस में क्लैरिटी कैसे आएगी। आपको ऐसा लगेगा हर गाने में एक जैसा बेस हो, और वो बेस आपके सर में दर्द कर देगा। इसलिए दोस्तों मैंने बोला था कॉर्नर्स में रखने से, आपको सबवूफर को बिल्कुल कॉर्नर में रख दिया, एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आप खुद भी बहुत ज़्यादा मतलब दीवार के और कॉर्नर के पास हो दोस्तों, वहाँ बहुत ज़्यादा बूस्टेड बेस मिलेगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो आपको शायद अच्छा लगता होगा कुछ लोगों को शुरू में, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि इट इज़ नॉट अ गुड बेस, इट अ बैड बेस। तो दोस्तों सबसे पहला काम अब हमें यही करना है, सबवूफर को कॉर्नर से हटाना है। कहने का मतलब ये है, आपने जिस दीवार, जो फ्रंट वॉल है, जो आपके टीवी, जहाँ पे आपका टीवी लगा हुआ है, और उसी वॉल पे आपका जो सबवूफर रखा हुआ है नीचे की तरफ, उस वॉल से कॉर्नर से, यानी कि सबवूफर की जो साइड वाली, फॉर एग्जांपल आपने लेफ्ट कॉर्नर में रखा हुआ है, तो सबवूफर की जो लेफ्ट वॉल है उससे 1/3 इस तरफ आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपकी जो वॉल है जिसपे आपका जो आपकी फ्रंट वॉल है वो मान लीजिए 12 फीट लंबी है, 12 फीट मतलब सॉरी वाइड है, तो आपको जो सबवूफर रखना है टीवी की तरफ करना है, और वो कितना करना है, लगभग आप उसको एक्सट्रीम कॉर्नर से घसीट के लेके आ सकते हैं अबाउट 1/3 ऑफ 12 फीट, कहने का मतलब लगभग 4 फीट। तो 3 से 4 फीट आप थोड़ा सा इधर रखिए, बिल्कुल कॉर्नर में नहीं रखना है। पहला स्टेप तो आपको दोस्तों ये करना है। और सेम चीज दोस्तों आपको करनी है लिसनिंग पोजीशन के साथ। आपको बिल्कुल भी जो आपकी जो पीछे वाली दीवार है उससे एकदम चिपक के नहीं बैठना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा आगे आना है। कोशिश कीजिए 1/3 आप उसको छोड़ दें, यानी कि 1/3 आपकी जो टोटल डिस्टेंस है आपकी आगे वाली वॉल से पीछे वाली वॉल तक, उससे आप पीछे से अपना 1/3 डिस्टेंस अप्रॉक्स बना सकते हैं, अदरवाइज 1/4 भी चलेगा। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आपको बहुत फायदा मिलेगा। सिर्फ इन दो चीज़ों को करने से दोस्तों आप बहुत एक अच्छा फर्क महसूस करेंगे। एक तो आपने सबवूफर को कॉर्नर से हटा के थोड़ा सा अपने टीवी के साइड कर दिया है, और आप खुद भी थोड़ा सा पीछे वाली वॉल से हट के आगे आ चुके हैं। तीसरी चीज़ का दोस्तों आपको जो ध्यान रखना है, आपको कभी भी रूम के एक्सट्रीम सेंटर में नहीं बैठना। एक्सट्रीम सेंटर का कहने का मतलब ये है, जो आपका टोटल सेंटर जो होता है उस लोकेशन पे दोस्तों क्या हो रहा होता है कि बेस की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो साइलेंट हो जाती हैं, डेड जोन बोलते हैं उसको। तो बेस वहाँ आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, बहुत ही साइलेंट और बहुत ही लो क्वालिटी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो आपको कभी भी रूम के सेंटर में नहीं बैठना है, और ये
इस चीज़ की सलाह कभी भी नहीं दी जाती है। ऑल्सो यहाँ दोस्तों रूम के अकॉस्टिक्स और रूम ट्रीटमेंट जो होता है पूरा, जहाँ पे आपके प्रॉपर रूम अकॉस्टिक्स हों, रूम की डायमेंशंस हों, उसके अकॉर्डिंग अकॉस्टिक ट्रीटमेंट की जो प्रॉपर थिकनेस हो, अकॉस्टिक पैनल्स, डिफ्यूजर्स, आपके बेस ट्रैप्स, इन सब का बहुत रोल होता है। और कितना रोल होता है दोस्तों ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस टॉपिक को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों रूम के बारे में भी दो चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है अपने घर में रूम सेलेक्ट करने के, यानी कि आपके पास 3, 4, 5, 6 मल्टीपल रूम्स हैं, तो दोस्तों कोशिश कीजिए बड़ा रूम सेलेक्ट कीजिए जिसका एरिया, जिसकी वॉल्यूम बड़ी हो। क्योंकि छोटे रूम में जो मैंने आपको बताई ना, ये पीक्स जो बनती हैं या फिर जो वॉइड जो बनते हैं, वहाँ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। बड़े रूम में क्या होता है दोस्तों, जो वेव लेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुल पाती हैं, तो दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं आती। जितना लो बेस जाएगा उतनी दोस्तों वेव लेंथ लंबी हो जाती है, और फिर वो वापस जब दीवार से टकरा के आती हैं एज अ रिफ्लेक्टेड वेव्स, और फिर वो जो न्यू बॉर्न जो वेव्स हैं सबवूफर से जो निकले उनके साथ जो इंटरेक्ट करती हैं दोस्तों, वहाँ वो दिक्कत आती है। और ये छोटे रूम में दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, तो कोशिश कीजिए बड़ा रूम हो। अब रूम के डायमेंशंस का भी दोस्तों ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा रूम सेलेक्ट नहीं करना जिसकी डायमेंशन एकदम एक जैसी हो। फॉर एग्जांपल कोई एक रूम है जिसका लेंथ भी 10 है, उसकी चौड़ाई भी 10 है, उसकी सीलिंग की हाइट भी 10 है, यानी कि 10 बाई 10 बाई 10, ये सबसे बुरा कॉम्बिनेशन है। तो कोशिश दोस्तों ये करनी है, पहली बात तो बड़ा रूम हो, दूसरा रूम की जो डायमेंशन हो अलग अलग हो, वो एक दूसरे के मल्टीपल्स भी ना हो। कहने का मतलब 10 बाई 13 बाई 15, 16 इस तरीके से कुछ हो सकती है। तो दोस्तों ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे जो पीक्स एंड नल्स पीक्स जो बनती हैं, जो बेस बूस्ट होता है कुछ कुछ फ्रिक्वेंसीज पे, वो होता तो है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अभी देखिए क्या हो रहा है, जो 10 बाई 10 बाई 10 का जो रूम है, वहां जो पीक्स बनेंगी वो सेम फ्रीक्वेंसीज पे बनेंगी, और वो सेम फ्रीक्वेंसीज पे हर डायमेंशन के लिए बनेंगी, आगे पीछे, इधर उधर और ऊपर नीचे, 3 तरीके से वो बूस्ट हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ सेम फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज्यादा बूस्ट हो रही है, क्योंकि डायमेंशंस आपको उसको फेवर कर रही हैं, तो वहाँ जो फ्रीक्वेंसी का जो बूस्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आपका रूम जैसे मैंने बताया कि बड़ा है, प्लस जो उसकी डायमेंशन है एक दूसरे से मैच नहीं करती, तो वहाँ बूस्ट मिलेगा, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से काम चल जाएगा। मतलब बेस में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको ट्रीट भी कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, सबवूफर क्रॉल, जिसके ऊपर मैंने 3 साल पहले वीडियो बना चुका हूँ। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, आपकी जो फेवरेट जो पोजीशन है जहां बैठ के सुनते हो, वहां सबवूफर को रखिए और पूरे रूम में आप क्रॉल करके देख सकते हो। जहां आपको बेस अच्छा आ रहा हो, आप उसकी लोकेशन पे जाके सबवूफर को रख दीजिए और सेम अपनी सीटिंग पोजीशन पे जाके बैठ सकते हैं। ये काफ़ी फेमस दोस्तों ट्रिक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो बेस है उसमें कितना आराम मिला। कहने का मतलब दोस्तों ये है, इन कंक्लूजन सबवूफर की मैं बात करूं, देखिए एक्सपेरिमेंट इज द की। एक्सपेरिमेंट करने हैं, ये मैं बात कल भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, क्योंकि जो वेव नेचर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको समझना उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कहाँ पीक्स बनेगी, कहाँ वॉइड्स बनेंगे और किन फ्रीक्वेंसीज पे बनेगी, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है चीज़ को समझना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रूम के कॉर्नर में सबवूफर को प्लेस नहीं करना है, थोड़ा सा साइड में करना है। आपको भी बिल्कुल चिपक के नहीं बैठना है पीछे वाले दीवार के, उससे थोड़ा सा आगे आके बैठना है। प्लस रूम दोस्तों बड़ा हो और अनइवन डायमेंशंस का हो। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपने सबवूफर के साथ खूब एक्सपेरिमेंट कर लिए और आपने एक अच्छी लोकेशन डिसाइड कर ली कि हाँ यहाँ पे मैं सेटिस्फाई हूँ, यहाँ पे मुझे जो मैं म्यूजिक सुनता हूँ वहाँ बेस अच्छा आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा बूम नहीं कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। अब साउंड बार को कहाँ रखना है? देखिए साउंड बार का और सबवूफर का रिलेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप साउंड बार को वॉल माउंट नहीं कर रहे हो, आप उसको टेबल के ऊपर रख रहे हो, तो कोशिश कीजिए टेबल के बिल्कुल एज पे रखें। क्योंकि दोस्तों अगर आपने बिल्कुल एज पे नहीं रखा और उसके टेबल के बिल्कुल पीछे रख रहे हो आप अपने साउंड बार को, तो आपको मिलेंगी रिफ्लेक्टेड वेव्स बहुत सारी, यानी कि जो साउंड बार से निकलने वाली जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा टेबल से टकरा के अनवांटेड रिफ्लेक्शन पैदा करेगी, जिससे कुछ फ्रिक्वेंसीज मिड्स में आने वाली स्पेशली वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो एक्यूरेसी के लिए बिल्कुल अपनी एज पे रखना है, ठीक है, साउंड बार को, और पीछे मतलब आपको टेबल के बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रखना है। एक लास्ट चीज़ का और दोस्तों ध्यान रखना है आपको सबवूफर एंड साउंड बार का, कि सबवूफर और साउंड बार दोनों सेम वर्टिकल प्लेन में होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो आपकी वॉल है, जो साउंड बार और सबवूफर के पीछे वाली जो वॉल है, दोनों की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अब इसका दोस्तों आपको पता है सबसे बड़ा रीज़न क्या है? दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न है एक्यूरेसी एंड साउंड स्टेज। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलती है इन दोनों चीज़ों में। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारे जो साउंड बार्स के साथ जो सबवूफर है ना, एक्चुअल वो वाले सबवूफर्स नहीं है जो एक्चुअल होम थिएटर में होने चाहिए, जो सिर्फ बने होते हैं अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसीज के लिए, जैसे कि 20 से 80 हर्ट्ज, ठीक है, इस तरीके की ज़्यादातर आपको मिलेंगे कि 80 हर्ट्ज पे उनका क्रॉसओवर होता है। अब देखिए हमको सारी फ्रीक्वेंसीज लेनी है। मान लीजिए हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक पूरा रेंज कवर कर रहा है, और हमारे पास एक सबवूफर है
जो कि 20 से लेके 80 कवर कर रहा है। फिर हमारे पास मिड रेंज के लिए ड्राइवर हैं जो मान लेते हैं 80 से लेके 1 किलो हर्ट्ज या 2 किलो हर्ट्ज तक कवर कर रहे हैं। उसके बाद हमारे ट्यूटर्स हैं जो 2 किलो हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक जा रहे हैं। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है। लेकिन साउंड बार में दोस्तों ऐसा क्या होता है, साउंड बार में आपका इतना डीप बेस तो आपको पता है जाता नहीं है, 20 किलो हर्ट्ज तो बहुत रेयर है। आपका बेस स्टार्ट होता है लगभग 40, 45, 50 से, और वो 80 नहीं, वो बहुत आगे चला जाता है, वो 120, 150, 200 तक भी जा सकता है। कहने का मतलब ये है वोकल्स की आवाज़ भी हमारे सब वूफर से आ रही होती है अगर आप ध्यान से सुनोगे। वो इसलिए क्योंकि अपर बेस जो होता है वोकल्स का जो लो एंड होता है वो भी उससे आ रहा होता है। तो अगर हम उस सब वूफर को बहुत ज़्यादा आगे पीछे कर देंगे या बहुत ज़्यादा दूर कर देंगे तो वहाँ पे दोस्तों दिक्कत आ सकती है। ऐसा नहीं लगेगा कि साउंड सेम सोर्स से आ रही है। तो हमेशा हमेशा ऐसा फील होना चाहिए कि साउंड सेम सोर्स से आ रही है, सेम पॉइंट से आ रही है जो आवाज़ है, वो टूट जाए। क्योंकि अगर आप वोकल्स देखो ना, वोकल्स अगर आपके आ रहे हैं मतलब मिड के जो ड्राइवर होते हैं या फिर जो साउंड बार के जो ड्राइवर होते हैं वहाँ से, और एक जो पार्ट आ रहा है जो हैवी वाला पार्ट है, वो कुछ पार्ट आ रहा है आपका सब वूफर से जो कि बहुत दूर रखा है, तो को कानों को बहुत अजीब लगेगा, वो दोस्तों वहाँ मज़ा नहीं आएगा। इसलिए सेम वर्टिकल प्लेन, कहने का मतलब ये है साउंड बार सबवूफर की जो पीछे वाली वॉल है जहाँ आपका टीवी लगा हुआ है उससे दोनों की डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप इन सब चीज़ों को बारी बारी कर सकते हैं और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सब मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अभी के लिए बाय।